देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस लगातार बरकरार है और अभी तक मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तराखंड का, यह तय नहीं हो पाया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे पर बीजेपी में मंथन लगातार जारी है। उत्तराखंड को लेकर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के दिग्गजों के साथ मीटिंग की है। दिल्ली से उत्तराखंड लौटे हैं कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के कई विधायक अभी भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 19 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और 20 मार्च को नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। अगले कुछ दिनों में ही देहरादून आएंगे पर्यवेक्षक। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 19 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर ऐलान किया जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तराखंड का, क्योंकि 6 दिन गुजर चुके हैं। 10 तारीख को नतीजे आए थे और आज 16 तारीख हो चुकी है, लेकिन इन 6 दिनों में अभी तक इस मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तराखंड का, इस पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। क्योंकि इससे पहले जब चुनाव प्रचार हो रहा था, चुनाव चल रहा था, तब लगातार पुष्कर सिंह धामी के नाम पर इस बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन जब वो अपने ही क्षेत्र खटीमा विधानसभा सीट से जब चुनाव हार गए, तो ऐसे में लगातार एक मोड़ राजनीति में हुआ उत्तराखंड की। और अब देखना होगा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होता है। तो दिल्ली से उत्तराखंड वापस लौटे हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के कई विधायक अभी भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। तो नाम तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कई सारे चल रहे हैं, लेकिन किसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी आलाकमान किसके नाम पर आखिरी मोहर लगाएगा, ये वाकई देखना होगा। नाम तो कई सारे चल रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड में बीजेपी के प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा जहां सत्ता में वापसी कर रही है, तो वहीं पुष्कर सिंह धामी और उनके करीबी मंत्री 2 विधायक भी चुनाव हार गए हैं। इसमें लक्सर से विधायक संजय गुप्ता और किच्छा विधायक राजेश शुक्ला का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि कामकाज के आधार पर पुष्कर सिंह धामी को दोबारा सत्ता सौंप सकती है। लेकिन इनके करीबियों और चुनाव हार चुके विधायक प्रत्याशियों का आखिर भविष्य क्या होगा? लोकतंत्र में जनता के जनादेश को स्वीकार करना पड़ता है। चुनाव बड़े बड़े नेता कई बार हार जाते हैं, ये वहाँ की परिस्थितियों पर और वहाँ के कई बार उस पर भी निर्भर करता है। हमारे लिए सुकून की बात यह है कि हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर 2/3 ज़्यादा बहुमत उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारी उत्तराखंड में बनने वाली है। जो भी नेता हैं उनके सबका उपयोग होगा। निश्चित रूप से जो राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक सेवा में जो लोग लगे हैं उनका किसी न किसी रूप में पार्टी उपयोग तो करती है ही। लोकतंत्र जनता के जनादेश को स्वीकार करना पड़ता है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो हारे ही, साथ ही उनकी किचन कैबिनेट कही जाने वाली उनकी करीबी टीम भी हार गई है। इसमें प्रमुख नाम और उनके सबसे खास मंत्री तीसरानंद, विधायक संजय गुप्ता व किच्छा से विधायक व प्रत्याशी राजेश शुक्ला का नाम है। अब सवाल ये चर्चाओं में है कि यदि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपीट पार्टी उनके कामकाज के आधार पर कर रही है, तो इनके साथी संघियों का क्या होगा? क्या इनको पार्टी स्तर पर कोई मौका मिलेगा या सलाहकार राज्य मंत्री के रूप में इनकी तैनाती हो सकती है? कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में हार के बाद अब इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। गणेश कोदियाल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। केंद्रीय हाईकमान के निर्देश के बाद गणेश कोदियाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया और अब कांग्रेस में नए अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हैं। नए नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। तो कांग्रेस को मिली हार के बाद में अब
देखिए, हाईकमान ने जहां 5 राज्यों में हमारे चुनाव के विधानसभा के चुनाव, वहाँ के प्रदेश अध्यक्षों ने त्यागपत्र मांगा है और सारे प्रदेश अध्यक्षों ने कल त्यागपत्र दिया है। अभी तक हाईकमान ने किसी का भी त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया है और त्यागपत्र स्वीकार करने का अधिकार भी हाईकमान में है, त्यागपत्र मांगने का अधिकार भी हाईकमान में है। और किसका त्यागपत्र स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये हाईकमान पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा गया है, लेकिन आपने ये बात सही कही है कि मैं समझता हूँ कि अगर अध्यक्ष जी के सिर पर इतना नहीं तोड़ना चाहिए, अध्यक्ष जी की वो जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। ये सब हम सब लोग की नैतिक जिम्मेदारी की बनती है कि हम सब लोग भी अध्यक्ष जी के साथ खड़े रहें, ये हमारा नैतिक। वहीं ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को रक्षा मंत्री एवं उत्तराखंड के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह से दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार निर्वाचित होने और उत्तराखंड में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के लिए बधाई दी। इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान राजनाथ और प्रेमचंद अग्रवाल के बीच उत्तराखंड के राजनीतिक माहौल समेत विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। वहीं दिल्ली में प्रेमचंद अग्रवाल ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। आपको बता दें कि प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी बातचीत में कहा कि मैं भी सीएम पद की दौड़ में हूं, मैं 4 बार का विधायक हूं। तो ऐसा कहना है प्रेमचंद अग्रवाल का। और साथ ही उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षा हर किसी की होती है, आखिरी फैसला पार्टी आलाकमान को लेना है, पार्टी जो भी फैसला लेगी उसे हर कार्यकर्ता मानेगा। और इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। सर, रस्साकसी चल रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, वो इसलिए चल रहा है कि शायद मुख्यमंत्री जी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हुए और 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है। किसी भी राज्य का अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, हमारा भी राज्य उसमें शामिल है। आप मान के चले चारों राज्यों के लिए जिस प्रकार से मंथन चल रहा है, मनन चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई स्थानीय या क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सभी पहलुओं पर विचार करती है और जिसके नेता और बल्कि कहिए कि एक शक्तिशाली नेतृत्व तो हमारे पास है, आदरणीय मोदी जी के रूप में, आदरणीय शाह जी के रूप में, नड्डा जी के रूप में। तो आखिर ये सारे बिंदुओं पर विचार करके निर्णय लेगी और बहुत जल्द निर्णय हमारे सामने होगा। आप भी 4 बार से विधायक रहे हैं, हम सीधा सवाल करते हैं कि आपकी इच्छा है, अगर आपको मुख्यमंत्री बनने की इच्छा आपके अंदर है, क्या आपको लगता है? देखिए, पार्टी में आप ये समझिए कि हमारे यहाँ जो निर्णय होता है उसको हम अंतोगत्वा स्वीकार करते हैं। पार्टी ने निर्णय लिया, जो 2 बार का जीता वो मुख्यमंत्री बनाया, तो हमने स्वीकार करा ना। हमारे यहाँ उससे भी वरिष्ठ तब भी थे। वरिष्ठता होना बड़ी बात नहीं है, पार्टी को क्या अच्छा लगता है, पार्टी के हाईकमान को क्या अच्छा लगता है, वो सर्वोपरि होता है और उसको हम स्वीकार करेंगे। मतलब आप इस बात को नकार नहीं रहे हैं, अगर मोहर लगती है तो आप उसको स्वीकारेंगे? मोहर जो पार्टी लगाएगी उसको स्वीकार कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिनका तौर पे कहना है कि पार्टी जो निर्णय लेगी उसको हम स्वीकार करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं देहरादून में डीएम आर राजेश कुमार ने राज्य एवं जन प्रवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। डीएम ने सभी से विनम्र अनुरोध करते हुए कहा कि रंगों के इस त्योहार में चारों ओर प्रेम और सौहार्द बांटते हुए एक सच्चे नागरिक होने का फर्ज निभाएं, साथ ही किसी भी तरह के अनुशासनहीन अवांछित गतिविधियों में खुद को शामिल ना करें। उन्होंने आगे कहा कि होली का त्योहार असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, इसलिए आइए हम सभी अपने अंदर की बुराइयों का भी दहन करें और अपना बेहतरीन व्यक्तित्व विकसित करें। सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं डॉक्टर आर राजेश कुमार, जिलाधिकारी देहरादून, एक अधिकारी के तर्ज से नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप सभी से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि रंगों के इस त्योहार होली में सभी चारों ओर प्रेम और सौहार्द बांटते हुए एक सच्चे नागरिक होने का फर्ज निभाएं, रंग में भंग ना करें, ऐसी अनुशासनहीन अवांछित गतिविधियों में खुद को शामिल ना करें जिससे बाद में आपको या आपके परिवार वालों को शर्मिंदगी का एहसास हो। आप सभी को होली।
वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी के लोगों और यहां आने वाले पर्यटकों के लिए एक खुशखबरी है। मसूरी जल्द ही हवाई सेवा से जुड़ेगा। सिविल एविएशन के अधिकारियों ने शहर में हेलीपैड और हेलीड्रोन निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। सरकार रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान योजना के तहत मसूरी में हवाई सेवा शुरू करना चाहती है। एसडीएम नरेश दुर्गापाल का कहना है कि पर्यटन नगरी में हेलीपैड और हेलीड्रोन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 2 से 3 जहाज लैंड कर सकेंगे। मसूरी के लिए जो शासन के निर्देश हैं, यहाँ हमें एक हेलीपैड और हेलीड्रोम के शक्ल में एक बनाना है, जिस पर 2-3 जहाज भी एक साथ लैंड कर सकें। पर्पज उसका गवर्नमेंट का ये है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उड़ान योजना, वो और टूरिज्म जो मसूरी का है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा प्लेस तय किया जाए जहाँ पर फ्यूचर में अच्छा सा एक हेलीपोर्ट के रूप में विकसित किया जा सके। तो उसके लिए हमें प्राइमरी सर्वे आज सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के साथ अभी हम ज़मीन देख रहे हैं। 2-3 साइडें अलग अलग देखी हैं, जो भी फिजिबल साइड होगी और उसकी रिपोर्ट हम गवर्नमेंट को भेज रहे हैं शासन को। शासन उस पर निर्णय लेगा कि जो उनके लिए ठीक लैंड होगी, फिर उसको उस पर आगे जाके फिर कार्रवाई की जाएगी, उसको एक्विजिशन वगैरह की कार्रवाई। सूरी के और वहीं हरिद्वार में 12 से 14 साल के बच्चों के लिए बुधवार से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत आर्य का कहना है कि जिले में वैक्सीनेशन के लिए कई केंद्र बनाए गए हैं। जिले के ब्लॉकों में एक वैक्सीनेशन सेंटर भी खोला गया है और अभी तक 15 साल से ऊपर तक के किशोरों का ही टीकाकरण किया जा रहा था और अब सरकार ने 12 से 14 साल तक के बच्चों के टीकाकरण को भी शुरू करने के लिए निर्णय लिया है। देखिए, आज 16 मार्च 2022 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाए जाने हेतु जैसे दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, इसमें हम खास तौर पे जो हमारी महिला कार्यकर्ती हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन में टीकाकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और आशा कार्यकर्ती है जिन्होंने कोई भी टीकाकरण कार्यक्रम हो, चाहे पल्स पोलियो हो, चाहे कोविड टीकाकरण हो, उनको भी हम लोग आज सम्मान देंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया जा रहा है और इसमें जो है कॉर्बीवैक्स नामक वैक्सीन जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हरिद्वार की बात करते हैं, जहां पर पथरी में आबकारी विभाग की तरफ से छापेमारी की गई और अवैध रूप से चल रहा था कच्ची शराब बनाने का कारोबार। छापेमारी में करीब 2500 लीटर लहन और 35 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की गई। मामले में आबकारी निरीक्षक संजय रावत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कच्ची शराब का अवैध कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब डोईवाला की, जहां पर लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास एक चलती बस में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में जलकर यूपी की रोडवेज बस जलकर खाक हो गई। इस बस में 37 यात्री सवार थे। हालांकि समय रहते ही उन्हें पूरी तरीके से सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया। देहरादून से हरिद्वार ले जाई जा रही थी ये रोडवेज बस और स्पार्किंग के चलते ये हादसा हुआ है। वहीं उत्तराखंड में रक्तदान और नेत्रदान के बाद अब देहदान करने की मुहिम भी सामने आने लगी है। दरअसल लॉयंस क्लब ऋषिकेश के प्रयासों से कई नागरिकों ने मरने के बाद अपना शरीर मेडिकल इंस्टीट्यूट को दान देने का निर्णय लिया है, जिससे चिकित्सा के क्षेत्र में मृत शरीर पर मेडिकल के छात्र ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर बीमार लोगों की जान बचाने के लिए नई टेक्नोलॉजी इजाद कर सके। आपको बता दें कि ऋषिकेश के अशोक आर्य और उनकी पत्नी शशि आर्य के साथ राजेंद्र पंत व हरिद्वार के उत्तम सिंह ने मरने के बाद अपना शरीर जॉली ग्रांट स्थित हिमालयन इंस्टीट्यूट को दान कर दिया है। 4 बॉडीज हमारे पास उनका जो लेटर आए हैं, डोनेशन फॉर्म आया है साथ में। लॉयंस क्लब ऋषिकेश की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है इसमें, और लॉयंस क्लब समय समय पे अस्पताल के साथ मिलकर के अन्य क्षेत्रों में भी काम करता है, जिसमें आई डोनेशन है या ब्लड डोनेशन है। तो लॉयंस क्लब ने एक मुहिम चलाई है ऋषिकेश में कि जो लोग अपनी बॉडी को दान देना चाहते हैं तो मेडिकल कॉलेज में रिसर्च के लिए मेडिकल बच्चों के काम आ जाएंगी, क्योंकि मेडिकल बच्चों को, मेडिकल कॉलेज के बच्चे होते हैं उनको सीखना होता है, पहले बॉडी के ऊपर ही सीखते हैं। तो एक बहुत सराहनीय कदम, मैं कहूँगा बहुत बहुत साधुवाद लॉयंस क्लब ऋषिकेश को। और निश्चित तौर पर इस तरह की जो एक मुहिम है, इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि वो अपने शरीर को मेडिकल कॉलेजों में रिसर्च के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अपना दान देंगे। तो एक बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा दान आज हो रहा है।
मैंने एक्चुअली कई मेडिकल कॉलेजों में देखा, जो मेरे डॉक्टर लोग मित्र भी हैं, उनको ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि हमारे यहाँ बच्चों के जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं या सर्जन तो तैयार होते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ बॉडियों की बहुत कमी है, जिसके कारण, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में एक अंत्येष्टि करना एक आवश्यक नियम है, जिसके कारण कि हमें बॉडियाँ उनको हॉस्पिटल में नहीं मिल पाती। तो मेरा ये विचार है कि हम सभी अपने अपने शरीर का दान कर सकें, क्योंकि जल के तो ओबेसिटी हो जाती है। तो आने वाले समय में चिकित्सा के क्षेत्र में, इसके रिसर्च के अनुसंधान के क्षेत्र में मुझे लगता है छात्र लोग अच्छा काम कर सकें। मैं और मेरी पत्नी दोनों ने अपने मृत्यु के पश्चात शरीर का दान किया हुआ है और निगरानी में हमने अपनी बॉडी को एग्रीमेंट करा के यहाँ। वहीं डोईवाला में स्वर्गीय सीडीएस विपिन रावत की जन्मतिथि पर बीजेपी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया और शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया और अन्य लोगों से भी रक्तदान करने की अपील की। वहीं अतिथि के रूप में पहुंचे स्थानीय विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने कहा कि स्वर्गीय जनरल विपिन रावत के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। साथ ही रक्तदान पर उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे लोगों की जान बचा सकता है। हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। आज हमारे प्रथम सीडीएस जनरल रावत जी का जन्म दिवस है और जन्म दिवस पर हम सब ने सोचा, हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने और संगठन के हमारे यहाँ पे डोईवाला मंडल के संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे सोचा कि हमको रक्तदान का शिविर लगाना चाहिए और पूर्व में भी यहाँ पर लगातार लगाते रहे। हमको सबको आवश्यकता है, कभी भी कोई पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो अगर हमारे यहाँ रक्तदान रहेगा, करेंगे, लोग बैंक में जमा होगा तो उसका हमको सबको लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम जनरल रावत जी जो हैं अपने सीडीएस रहे, प्रथम सीडीएस, उनको नमन करते हुए आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर आज यहाँ पर हमारे क्षेत्र के युवाओं के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और मेरा युवाओं से यही अनुरोध है कि बढ़ चढ़ करके इस रक्तदान शिविर में अपना सहयोग करेंगे, क्योंकि रक्त किसी का जीवन बचा सकता है और हमारे शरीर में इसके भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं जनरल रावत जी को आज के रक्तदान शिविर को समर्पित करते हुए मेरा सभी से यही आह्वान है कि अधिक से अधिक रक्तदान करें, रक्तदान दूसरों का जीवन दान। वहीं रुद्रप्रयाग में खनन कारोबारियों की मनमानी देखने को मिल रही है। दरअसल प्रशासन की अनुमति के बिना मंदाकिनी नदी पर सड़क का निर्माण किया गया है और साथ ही केदार घाटी के 2 स्थानों पर भी बिना अनुमति के सड़क बना दी गई है। यहां तक कि खनन कारोबारियों ने बोल्डर और मिट्टी भरकर नदी का प्रवाह भी रोक दिया है, जिससे पर्यावरणविद भी खासा चिंतित है। आपको बता दें कि इस निर्माण कार्य की भनक भी प्रशासन को नहीं है। सूचनाएं जो है आचार संहिता से पहले ही जो है इस प्रकार का संदेश पूरे प्रदेश में जा रहा था। जो भारतीय जनता पार्टी ने नया मुख्यमंत्री, तीसरा मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बनाया था अपनी पिछली पंचवर्षीय कार्यकाल का, तो उनका संबंध जो खनन माफियाओं के साथ लेकर चल रहा था। उस बात की प्रमाणिकता इस बात से हो गई है कि जैसे हमारे रुद्रप्रयाग जिले में भी आप देखिए, खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं, वो नदियों का सीना चीरने के लिए तैयार है, नदियों के बीचों बीच जो है नदी का रास्ता रोकने के लिए तैयार है। उत्तराखंड हिमालय की जो नदियां हैं, इनका पारिस्थितिकीय तंत्र बहुत सेंसिटिव है। इनमें विशेष प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं और कुछ प्रजातियां ऐसी हैं कि जो विलुप्त की कगार पे हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि केदार घाटी की जो हमारी सबसे पवित्र नदी है मंदाकिनी, जो कि बाबा केदार से निकल कर आती है, पहले ही इसमें कई डैम बने हैं जो रन ऑफ हैं, जिसके कारण इस नदी का पारिस्थितिकीय तंत्र जो है गड़बड़ा गया है। और उसके बावजूद भी जो खनन माफिया हैं, ये इस नदी में रेत, बालू और पत्थरों के लिए जो अपने यंत्र हैं, जो अपने जेसीबी हैं, ये नदी में, बीच नदी में लेके खनन कर रहे हैं, कि जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है। यदि इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता है, कोई परमिशंस वगैरह प्राप्त नहीं करी गई हैं, तो उसकी तत्काल जांच कराते हुए इसमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर दी जाएगी। ऐसी और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए News1 इंडिया।